ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का आखिरी चैप्टर टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से आपने इससे पहले इंडस्ट्रीज में पढ़ा है, पर वो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर एक कॉल सेंटर इंडस्ट्री की तरफ फोकस था। ठीक है, ये ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हैज एक्सपेंडेड रैपिडली विद मोर देन 190 मिलियन सेल्यूलर सब्सक्राइबर्स एज ऑफ 2023। ये 2023 का डाटा है, समझ लो कि 190 मिलियन सेल्यूलर सब्सक्राइबर्स, मतलब क्या, जिनके पास सिम है सेल फोन की 190 मिलियन। 190 मिलियन इज इक्वल टू 19 करोड़, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है। अब ये बात जरूर है कि 190 मिलियन जो सेल्यूलर सब्सक्राइबर्स हैं, ये हर एक के अलग अलग नाम पे नहीं होगी। पॉसिबल कि एक ही बंदे ने 4-4, 5-5 भी निकलवाई हो अपने शनाख्ती कार्ड पर, समझ लो। तो जनरली हर बंदे के पास 2-2, 1-1 सिम तो होते ही है। सो इसका मतलब आप ये नहीं समझना ये 19 करोड़ अलग लोगों के पास है, ये टोटल सेल्यूलर सब्सक्राइबर्स इतने हैं। तमाम हमारी जो लाइन है, टेलीफोन लाइन है, उनको गिन लो, जो मोबाइल फोन की लाइन है उनको गिन लो। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, यहां पर पीटीए का जिक्र कर लो। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अंदर ये सब काम करते हैं, जितने भी हमारे ये सेल्यूलर सर्विसेज के ऑपरेटर्स है ना, अब यूफोन, जोंग, जैज, सही है, टेलीनॉर, ये सब कुछ, ये सारे इदारे पीटीए के अंदर काउंट करते हैं। ओके, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। इसमें इंटरनेट के हवाले से भी जो इदारे वो भी इसी के अंडर आते हैं। तो गवर्नमेंट का इदारा है पीटीए, उसके अंडर ही आते हैं। 3G 4G सर्विसेज को तो अब काफी टाइम हो गया आए हुए, अब 5G सर्विसेज भी एनरोल हो गई हैं, मोबाइल फोन्स भी अब सपोर्ट करते हैं। जितनी ज्यादा 5G सर्विसेज अब अवेलेबल हो जाएंगी एट लार्ज स्केल, तो उतनी तेज बैंडविड्थ हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लो कि कल तक खाली हमारा व्हाट्सएप और वीडियोस वगैरह हम बहुत इजीली 4G के जरिए चला रहे थे, बाकी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हम अगर किसी किस्म की गेमिंग कर रहे हैं, हाई एंड गेमिंग है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए अच्छी हो पा रही है। वरना मोबाइल फोन्स के इंटरनेट के जरिए कोई गेम स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती, होगी भी तो बहुत ही बेकार ग्राफिक्स वाली गेम्स होंगे वो। कल को 5G इंटरनेट ये पॉसिबिलिटीज फराहम करता है कि आपको और बहुत ज्यादा तेज स्पीड मिले। वायरलेस स्पीड की बात हो रही है, वायर्ड स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज हमेशा जमानों से मौजूद है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए मिलती है। वायरलेस स्पीड अभी 4G की तरफ जनरली यूज हो रही है हमारी। तो जैसे जैसे ये 5G सर्विसेज अनरोल होंगी और जैसे जैसे पब्लिक अडॉप्ट करेगी उसको, तो फिर इंटरनेट की जो एक्सेस है, अच्छे इंटरनेट का एक्सेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया जहां तक तारों के जरिए इंटरनेट शायद ना पहुंच रहा हो, लेकिन वहां अगर वो टावर्स के जरिए 5G सर्विसेज अगर आपके मोबाइल फोन ने अलाउ की हुई आपको, तो टावर्स के जरिए, सिग्नल्स के जरिए वो 5G इंटरनेट आपके पास चलना, दैट वुड बी अ वेरी बिग डील, जो कि अपकमिंग वर्ल्ड के अंदर मौजूद है आने वाली। So 5G technology is expected to further accelerate telecommunication driven growth. टेलीकम्युनिकेशन से कौन सी ग्रोथ ड्राइव होती है? तमाम इंफॉर्मेशन सेक्टर, तमाम आईटी सेक्टर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आईटी सेक्टर ग्रोथ कौन सी ग्रोथ कहलाई? वो टेलीकम्युनिकेशन से ड्राइव की हुई ग्रोथ है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या आता है? इंटरनेट आता है, फोन सर्विसेज आती हैं, आपकी केबल ऑपरेटर्स की सर्विसेज आती है, क्लियर? तो उनकी बदौलत ये सारा जो आईटी सेक्टर है बूम कर रहा है। तो 5G सर्विसेज के बाद ये और बूम कर सकता है। कैंडिडेट शुड बी एबल टू, अभी आपका पहला मतलब ये इसके एसएलओ में से तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। जिसमें से पहला है कि आपको समझ आनी चाहिए कि रेडियो की, टेलीविजन की, फोन्स की, फैक्स मशीन्स की, ईमेल्स की और इंटरनेट की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर, या एजुकेशन के अलावा जो इंडस्ट्री है, सारी फैक्ट्रीज वगैरह और बिजनेस वगैरह जो चलते हैं, उसमें इनकी क्या एप्लीकेशन है, और किसी भी किस्म के सर्विसिंग बिजनेसेस हैं। एजुकेशन भी एक सर्विसिंग बिजनेस है, लेकिन यहाँ सर्विसिंग बिजनेस की वजह से एजुकेशन को अलग नहीं किया, ये तो तालीम हासिल करने के हवाले से किया। यहाँ पर लिखा सर्विसेज। अब सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? आप हेल्थ सर्विसेज देते हो, बैंकिंग सर्विसेज देते हो, अकाउंटिंग सर्विसेज देते हो, 1000 किस्म की सर्विसेज देते हो। तो उन सब में टेलीकम्युनिकेशन का क्या किरदार है? टेलीकम्युनिकेशन की कुछ डिवाइसेस का ऊपर जिक्र कर दिया, रेडियो, टेलीविजन, फोन, फैक्स मशीन, ईमेल्स,
फोन्स में सेल फोन्स भी आगे जा रहे हैं, इंटरनेट। अच्छा, तो इन सारी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का एजुकेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या किसी किस्म की भी सर्विसेज और तिजारत के अंदर क्या अमल दखल मौजूद है, इसके हवाले से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी शायद थोड़ी बहुत, उसको यहां भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीकम्युनिकेशन एजुकेशन के अंदर कैसे हेल्प करती है। पहले एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो आप डिजिटल क्लासरूम्स के जरिए कनेक्ट करते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है क्लासेस के अंदर, ठीक है। बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, जिनका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आप कोर्स रजिस्टर ऑनलाइन करते हो, घर बैठ के आप लैपटॉप के जरिए कोर्सेज लेते हो। उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिसके जरिए आप वीडियोस देख सकें, या आपको जो मटेरियल मिला है तो मटेरियल डाउनलोड कर सकें, जिसको आप पीडीएफ फाइल्स के तौर पे देखेंगे, पावर पॉइंट स्लाइड्स के तौर पे कुछ मटेरियल होगा, ठीक है। ये सब इस तरह से काम करता है ना। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से वीडियोस पहुंचाई जा रही है यूट्यूब के जरिए। तो यूट्यूब एक स्पेसिफिक एजुकेशन के मकसद से नहीं है, यूट्यूब तो जनरली एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या बहुत सारी सर्विसेज का भी डिस्प्ले या बहुत सारी मार्केटिंग भी यूट्यूब के जरिए होती है, वो उस सवाल से। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए, जैसे कि कोर्स एरा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, या बहुत सारी इंटरनेशनल टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वो भी अपने लेक्चर्स अपलोड करती है अपने ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है किसी को अगर उन लेक्चर से सीखना है कुछ। तो यहाँ की मिसालें पाकिस्तान के करते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और तकरीबन 14 लाख स्टूडेंट जो हैं उससे मुस्तफीद हो चुके हैं अब तक, ठीक है। ये अपने कोर्सेज, ओपन यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने कोर्सेज रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो अपलोड करती है, पहुंचाती है। अब तो इंटरनेट के जरिए ही होता है, लेकिन एक जमाना जब इंटरनेट इस तरह से नहीं था, इतना ज्यादा इंटरनेट फास्ट नहीं था, या तो उस वक्त रेडियो का इस्तेमाल ज्यादा था। रेडियो के जरिए दूर दराज इलाकों में एजुकेशन पहुंचानी तो रेडियो के जरिए पहुंचाई जाती थी। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम, यूजिंग रेडियोज उसके लिए, एजुकेशन पहुंचाने के लिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अगेन वर्चुअल का मतलब फिजिकली जो अवेलेबल ना हो, हालांकि इसका फिजिकल हेड ऑफिस वगैरह कुछ है, लेकिन स्टूडेंट्स वर्चुअली पढ़ते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन इनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसके अंदर जो है ना एंगेज होते हैं बच्चे और वो क्लासेस लेते हैं और पूरा कोर्स सीखते हैं। दैट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वो भी किसके जरिए हो रही है? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए होती है। कौन कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है इसमें? लैपटॉप चाहिए होगा शायद, अच्छा जो पढ़ाने वाले उनको कैमरा भी चाहिए होगा, और पढ़ाने वाले को पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करके कैमरा, माइक वगैरह सारा हार्डवेयर से लेक्चर रिकॉर्ड करके लैपटॉप के जरिए अपलोड करेगा। अपलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा, और जो यूजर है उसको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, या वो लाइव देख रहा है, तो इधर वे इंटरनेट की जरूरत है। सो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं रोजमर्रा हमारे सामने से जो गुजरते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन, अच्छा एजुकेशन के बहुत सारे इदारे, जो पाकिस्तान का एजुकेशन के अंदर जो सबसे प्राइम इदारा है जो आपकी तमाम एजुकेशन को ऑफिशियल करता है, वो है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। ये हुकूमत का इदारा है। ये इदारा बताता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ऑफिशियल है। सेकेंडली, आप यूनिवर्सिटी एडमिशन होने के तमाम कंडीशंस को पूरा कर चुके हो, मतलब क्या आपका इंटर हो चुका है, और इंटर नहीं हुआ तो ए लेवल्स किया, ए लेवल्स हो चुका है तो उसका इक्विवेलेंसी निकलवाया इंटर का, या किसी और बोर्ड के जरिए आपने अपना कंप्लीट किया इंटर तक की क्वालिफिकेशन को, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते। तो ये सारी चीजें HEC देख रहा होता है। लेकिन अब ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं, HEC की बहुत सारी सर्विसेज आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन मिल जाएगी। साथ में इसके HEC ने खुद बहुत सारे तालीमी इदारों में इंटरनेट फराहम किया है, क्योंकि HEC एजुकेशन का एक हब है ना, समझो एक वो इदारा है जिसके अंडर सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऑपरेट करते हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी भी फील करता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज के जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो HEC खुद मतलब स्टेप फॉरवर्ड करके ऑफर करता है कि ठीक है हम भी आपकी मदद करते हैं आपके इंटरनेट को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट बेहतर होगा तो तालीम और ज्यादा एफिशिएंटली, टाइम वेस्ट किए बिना, मतलब और ज्यादा एफिशिएंटली पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड जो है PTCL अपने ऐसे डिजिटल लर्निंग या भी एजुकेशन के डब्बे में रहते हुए बात कर रहे हैं।
तो पीटीसीएल ने भी अपना स्मार्ट टीवी जो है ना उसकी डिवाइस है उसको लॉन्च किया, तो उसके जरिए आप एजुकेशनल चैनल्स भी देख सकते हो। ठीक है, टीवी चैनल्स आते हैं अलग अलग किस्म के, तो उसमें एजुकेशनल चैनल्स भी होते हैं। इसी तरीके से गूगल फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, गूगल का पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है, उन्होंने बनाया गूगल फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, जिसके अंदर उन्होंने डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, जिसके अंदर चले एक मिसाल में देता हूं, गूगल क्लासरूम है। तो गूगल क्लासरूम एक LMS है, LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर बच्चे क्लासेस ऑप्ट करते हैं अपनी, या उनको कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो यूट्यूब पे तो सिर्फ एक वीडियो देख सकते हो ना, लेकिन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें उस वीडियो से रिलेटेड असाइनमेंट भी नीचे हो सकता है, उस पर क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर करने के बाद उस असाइनमेंट को अपलोड भी कर सकते हो। तो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास किस सूरत में, गूगल क्लासरूम की सूरत में मौजूद है। तो ये गूगल क्लासरूम के जरिए अगर किसी को अपने असाइनमेंट्स करवाने हैं, अपलोड करने हैं, चेक करवाने हैं, लेक्चर्स लेने हैं, तो इस सर्विस को लेने के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है, लैपटॉप बहुत जरूरी है, मोबाइल फोन बहुत जरूरी है। तो ये सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत है, तब जाके आप जो है ना इस तरह से एजुकेशन ले सकते हो। एक लफ्ज आ रहा है यहां पर, फ्री क्लाउड बेस्ड क्लासरूम कोर्सेज। बेटा क्लाउड का लफ्ज जो है ना वो आप कंप्यूटर के जब कोर्स लेंगे ओ लेवल से, उसकी क्लासेस देंगे उसमें समझेंगे क्लाउड का लफ्ज। वैसे क्लाउड का लफ्ज होता है स्टोरेज ऑन इंटरनेट, स्टोरेज ऑन इंटरनेट। एक होता है ना आपकी यूएसबी में या हार्ड ड्राइव में या मोबाइल फोन की मेमोरी में स्टोरेज है, ये क्या है, क्लाउड क्या है, आपके इंटरनेट पे स्टोरेज है। तो बहुत सारा आपका डाटा क्लाउड पे होता है। फॉर एग्जांपल आपकी तस्वीरें आप मोबाइल फोन से लेते हो, और अगर एंड्रॉइड फोन है तो गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो रही है तस्वीरें, तो कहाँ है, इंटरनेट पे अपलोड हो रही है, मोबाइल में नहीं है। अब आप मोबाइल से उड़ा भी दो तो आपकी गूगल ड्राइव में मौजूद रहेंगी। तो गूगल ड्राइव क्या है, वो क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप हर बच्चे के पास अपने लैपटॉप में पता नहीं इतने हार्ड डिस्क कौन होंगे वो लेक्चर सारे ले सके, तो सारे लेक्चर क्लाउड के ऊपर, क्लाउड की स्टोरेज पे। अब आपको वो लेक्चर देखने के लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस है वो आपके मोबाइल्स में थोड़ी मौजूद है, मोबाइल की मेमोरी थोड़ी ले रही है, वो क्लाउड के ऊपर रखी हुई है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। अच्छा जी, एजुकेशन में ये डिवाइसेस और टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस कैसे हेल्प करती हैं, इंडस्ट्री के अंदर कैसे हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री का लफ्ज जब भी आ जाए तो मतलब पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस होते हैं जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक इदारा है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। ठीक है, ये आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स की तरफ फोकस्ड है कि आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो एज मच एज पॉसिबल। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हमने देखी FY23 की, वो $27 बिलियन थी। ठीक है, अब इन टोटल एक्सपोर्ट्स में 60% तो टेक्सटाइल की होती है। इन टोटल एक्सपोर्ट्स में से तकरीबन $3.3 बिलियन जो है, $3 बिलियन कर लो क्योंकि 2023 की बात हो रही है ना, $3 बिलियन जो है तकरीबन, वो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन के जरिए जितनी भी आप एक्सपोर्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो या कोई भी आप डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हो या कॉल सेंटर सर्विसेज दे रहे हो, सब शामिल है इसमें। ये $3 अरब 27 अरब में से ये 10% से भी ज्यादा कहलाता है। तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का 10% से ऊपर हिस्सा वो आईटी की एक्सपोर्ट से मिलता है हमें, कि यहां से ऑनलाइन फ्रीलांस काम कर करके जो देते जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो आईटी अगर एक्सपोर्ट्स इतनी बड़ी फिगर है, लाइक आपके मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स का 10% से भी ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स के जरिए आ रहा है, तो उसको चलाने वाला इदारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है। ठीक है, और वो बताता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। ये पॉसिबल हुआ हाई स्पीड इंटरनेट से, कि आपकी इतनी, और अभी और बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की, अभी आईटी सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने का भी मार्जिन रखती है आगे। और ये कैसे पॉसिबल है, हाई स्पीड इंटरनेट से। इंटरनेट अच्छा ना होता तो कैसे करते हैं आप आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट। और जब जब इंटरनेट अच्छा नहीं होता, मतलब कभी इंटरनेट की आउटेज हो जाए, बंद हो जाए, शटडाउन हो जाते हैं ना इंटरनेट के, तब आप देखोगे कि इस आईटी सर्विसेज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। न्यूज में आती है बाकायदा बातें कि बहुत सारे क्लाइंट्स चले गए,
कि वो अनरिलायबल है हमारा काम, हमें टाइमली देना था, मीटिंग चल रही है, मीटिंग बंद हो जाती है। तो अगर क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग चल रही है और बंद हो जाए और आप रिपोर्ट करो हमारा इंटरनेट शटडाउन हो गया, तो क्लाइंट तो इनसिक्योर हो जाएगा कि मैं इसको कैसे जॉब दूं, जिस मुल्क में मौजूद है वहां तो इंटरनेट बंद हो रहा है, तो हाउ कैन आई गिव हिम वर्क, कि मुझे तो एनी टाइम ऑनलाइन चाहिए होगा बंदा, वो वही इनसिक्योर हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरे तीसरे ऑप्शन होंगे, वो वहां चला जाएगा, राइट। सो हाई स्पीड इंटरनेट इज अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम अभी तक अपनी जितनी आईटी एक्सपोर्ट किए हैं और बाकी मजीद आगे करनी है, तो जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतना बेहतर है। सो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी आईटी एक्सपोर्ट भी। एनआईसी लिखा है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आने वाले वक्तों में जितनी आपको ज्यादा पता हो तो आप उतने प्रोग्रेसिव कहलाएंगे। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेटर जो है ना, इंक्यूबेटर वो होता है जिस फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों का इंक्यूबेटर होता है, बच्चे पैदा हुए, अब वो कमजोर हैं तो उनको इंक्यूबेटर में डाला जाता है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, ताकि बिल्कुल जो अपनी बर्थ राइट बर्थ टाइम से पहले पैदा हो गए ना, जिसको कहते हैं प्री मेच्योर बर्थ, प्री मेच्योर बर्थ हुई है उनकी, अगर एक आध महीना पहले पैदा हो गए तो बड़ी हसास पोजीशन में होता है, उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है फिर 1 महीना, कि उसमें वो उनकी जो बॉडी के एसेंशियल पार्ट्स हैं वो डेवलप पूरे जो नहीं हुए वो मुकम्मल पूरे हो जाए, ठीक है। इंक्यूबेशन मतलब किसी नन्ही चीज को सपोर्ट करना, कि वो जब तक वीक है उसको सपोर्ट करें ताकि फिर वो जब स्ट्रांग हो जाए उसके बाद उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करें। इसी तरीके से अंडे और चूजों के भी इंक्यूबेटर्स होते हैं, जिसमें अंडे से चूजे हैच होते हैं उसमें, ठीक है, और उनकी पहली नशोनुमा जो है वो इंक्यूबेटर में होती है। वैसे ही हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर भी इंक्यूबेशन का एक इदारा है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो छोटे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, कि बिजनेसेस स्टार्ट हुए नए आइडियाज के साथ तो उनको सपोर्ट करता है, उनको जगह फराम करता है, ऑफिस फराम करता है, अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट फराम करता है। तो जब इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में ये फैसिलिटीज फराम हुई भी होती है, तो वो लोग जो नए नए स्टार्टअप आइडियाज के साथ एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, वो अगर क्वालिफाई हो जाता है ना, उनको सीट मिल जाती है उस इंक्यूबेशन सेंटर में, तो अब उनको 5-6 महीने का रनवे मिल जाता है कि आपके पास 6 महीने यहाँ बैठ के काम करने के लिए अपने बिजनेस को आप अनरोल करें सुकून से, ना आपको रेंट का टेंशन, ना आपको नेट का टेंशन, ना आपको बिजली का टेंशन। सो फिर वो इंप्रूव करता है, वो 6 महीना भी हो सकता है, एक्सटेंड होकर साल भी हो सकता है। आप बहुत सारे देखोगे स्टार्टअप्स के आजकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो आते हैं स्टार्टअप आइडिया अपना जरा देते हैं, फिर उनको फंडिंग मिलती है, सही। तो वो क्या है, वो स्टार्टअप्स जो है ना, उनको भी एक तरह से वो जो फंडिंग मिल रही है वो भी एक इंक्यूबेशन का ही काम कर रही है, और हो सकता है वो स्टार्टअप्स पहले ही से किसी इंक्यूबेशन के अंदर मौजूद और वहीं थोड़े पले बड़े, अब वो मजीद फंडिंग रेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स कराची, लाहौर, हमारी मेजर सिटीज के अंदर बने हुए हैं। वो क्या देते हैं, वो ऐसी आपको डिजिटल कनेक्टिविटी फराम करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज फराम करते हैं, जिसके जरिए आप अगर एक छोटे बिजनेस हो तो बड़े बिजनेस बन के दिखाओ। इसी तरीके से इंटरनेट का जो टेलीकम्युनिकेशन का अमल दखल हमारा जो है वो हमारी इंडस्ट्री जितनी भी है उसकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बात मतलब इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही होती है, सप्लाई चेन को इंप्रूव करता है इंटरनेट। सप्लाई चेन का मतलब लॉजिस्टिक्स, राइट। तो लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह अगर माल पहुंचाना है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेलवे के जरिए पहुंच रहा है तो एग्जैक्टली पता होने के लिए कि कब तक पहुंचेगा ये पता होना चाहिए। या पोस्टल की मिसाल लेते हैं, हम कोई ऑर्डर पोस्ट करते हैं तो वो बताता है आपका ऑर्डर नंबर ये है, ये अभी कहां पर पहुंचा, अब ये कहां पर पहुंचा, फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटी तक, तो इन्फॉर्मेशन बार बार अपलोड हो रही होती है, तो आप ट्रैक कर सकते हो एग्जैक्टली मेरा माल कहां तक पहुंचा है। तो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आपको मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ता किसी इदारे में, जिसकी वजह से आपका टाइम बचता है और आप फिर ज्यादा काम पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर ये सपोर्ट करता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये आप रीड करेंगे, इसमें कोई मैं जो जहन में आ रही है बातें बस बोलता जा रहा हूं। अब आ जाता है एजुकेशन के अंदर, हमने बोला कैसे सपोर्ट करता है, इंडस्ट्री के अंदर कैसे सपोर्ट करता है। इसके अलावा दीगर सर्विसेज, कोई और दीगर सर्विसेज की अगर मैं मिसाल लूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इदारे कौन से होते हैं, बैंक होता है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करते हैं, फाइनेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, किसी का चेक क्लियर करके आपके अकाउंट में लेके आता है, आपका चेक जब कहीं और क्लियर हो रहा होता है आपके अकाउंट से माइनस करता है। तो इसके लिए हर बैंक, एक बैंक जो है ना बहुत सारे पर्चे लेके दूसरे बैंक जाके वेरीफाई थोड़ी करता है कि अली भाई का चेक था, जरा देखें उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं है।
हमें मोहसिन भाई चेक दे के गए जो अली भाई के नाम से था, अली भाई के अकाउंट से कट के हमारे पास आने पैसे, तो ये फिजिकली विजिट थोड़ी हो रहा होता है। ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे कनेक्टेड है? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए कनेक्टेड है, जिसमें इंटरनेट, फोन, सेल फोन, कंप्यूटर्स और ये सब कुछ शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट किया कि 2022 की रिपोर्ट है ये, 7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस से ज्यादा की अमाउंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए 2022 के अंदर हुई थी, और डेफिनेटली 2024 में उससे ज्यादा हुई होंगी, 2025 में उससे ज्यादा होंगी। 7 ट्रिलियन कितना होता है? 7 के बाद 12 जीरो, 7 के बाद 9 जीरो होते हैं बिलियन में, ये हो गया 7 मिलियन, ये हो गया 7 बिलियन, और 3 जीरो और लगा दो तो हो गया 7 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन। सो 7 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस हुई 2022 में, तो अब वो और बढ़ गई होंगी कि और ज्यादा अडॉप्ट किया ना लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को। और सिर्फ वो नहीं है ना, और बहुत सारे बैंक्स के अलावा फिनटेक सॉल्यूशन, फिनटेक का मतलब क्या हो सकता है? लफ्ज फिनटेक, फिन टेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस को लेकर टेक्नोलॉजी। मोबाइल बैंकिंग जितनी है वो फिनटेक में आती है, कि कोई बैंक है उसकी मोबाइल की ऐप है, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में है, जिसके जरिए आपने अपने एग्जाम फीस भर दी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है, जैज कैश, इजी पैसा, सादा पे वगैरह वगैरह, वो सब क्या है? वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बिजनेसेस हैं। ठीक है, इनके तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर यूजर्स है, 3 करोड़ से ऊपर यूजर्स खाली इनके बैंक्स के तो अलग हैं अकाउंट होल्डर्स। इन ऐसी सर्विसेज के, जैज कैश, इजी पैसा, सादा पे, इस तरह की सर्विसेज के 3 करोड़ से ऊपर यूजर्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारी, अच्छा एक मिनट, ये फिनटेक सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। रूरल एरियाज कौन से? गांव देहात वाले, जो रिमोट एरियाज होते हैं, जहां पर बैंक्स की इतनी ब्रांचेस वगैरह अगर मौजूद नहीं है, तो एटलीस्ट लोगों के पास मोबाइल है और कोई इंटरनेट मौजूद है, 3G 4G सर्विसेज अगर है नेट की, कि वहां पर मोबाइल टावर्स लगे होते हैं, तो अगर 4G सर्विसेज मौजूद है तो वो इजीली अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं इजी पैसा के जरिए, फिर अपना अमाउंट भिजवाते हैं, लेते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर हैं, तो उनके पास कम से कम जैज कैश और इजी पैसा होता ही है, क्योंकि उनके पास अगर बैंक अकाउंट वाली फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं? वो फिर इजी ऑप्शन क्या है कि जैज कैश या इजी पैसा टाइप के एप्स कर लेते हैं डाउनलोड अपने पास। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारी वो मार्केट है जहां पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में, ये हर शहर की अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है, जैसे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज हो गई, कराची स्टॉक एक्सचेंज हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब इसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम कंपनीज जो लिस्ट है जिनके शेयर्स खरीदो फरोख्त होते हैं वो यहां पर होते हैं। पर अब लोग शेयर्स खरीदो फरोख्त करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं पहुंच जाते, अब वो मोबाइल ऐप्स के जरिए सारे काम हो रहे होते हैं। क्लियर है? तो आपको इससे क्या फायदा होता है? रियल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग वाया मोबाइल एप्स। रियल टाइम का मतलब ऑन द स्पॉट आपको जो है ना स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। और इसी तरीके से नई किस्म की करेंसीज जितनी आ रही है, लेट्स सपोज क्रिप्टो करेंसीज अगर आती हैं, तो वो भी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही आप, वो तो पूरे उनका तो फिजिकल कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो पूरे ब्लॉकचेन के ऊपर मबनी है, और वो पूरे के पूरे मोबाइल फोन्स के जरिए ही ट्रेड की जाती हैं। और अगेन जब फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता तो उनको भी बड़ा स्पेस मिल जाता है जो स्कैमर्स होते हैं। तो आहिस्ते जाहिर सी बात है, अगर एक चीज टोटली ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप फिजिकली आप नहीं जानते कैसे पकड़ेंगे, हम जाके किसको पकड़ेंगे, वो सारा डाटा ऑनलाइन के ऊपर वो, तो उसके अंदर स्कैम होते हैं ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क, बहुत रिस्की मार्केट है वो क्रिप्टो करेंसीज की आज की डेट पे। वो इवेंचुअली किसी पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम जो है वो स्टेबलाइज होगी, जब वो स्टेबलाइज हो जाएगी तो फिर इतने ज्यादा स्पाइक्स भी नहीं होंगे, इतनी चढ़ गई इतनी गिर गई, कोई इस तरह से नहीं होगा। बहरहाल कमिंग बैक, तो वो भी फिनटेक सॉल्यूशंस के अंदर ही आती है हमारी क्रिप्टो मार्केट। अच्छा, सर्विसेज में हेल्थ सर्विसेज के अंदर ऑनलाइन बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज आ गई हैं। आप बहुत सारे फार्मेसीज हैं जिनके ऑनलाइन वो है, ऑर्डर कर सकते हो आप, तो डोर स्टेप पे जाकर आपको दवाएं देके चले आते हैं।
बहुत सारे हॉस्पिटल से जिनके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स आपको ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन नहीं तो कल तक कॉल्स के जरिए तो वैसे ही करते थे, कॉल्स के जरिए करते थे, वो भी टेलीकम्युनिकेशन में ही आता है ना। तो हॉस्पिटल्स के अपॉइंटमेंट्स आप डायरेक्ट हॉस्पिटल कॉल करके लेते थे कल तक, आज तो अब ऐसी सर्विसेज आ गई हैं जिनके पास सारे डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे ओला डॉक, ठीक है ना, ऑनलाइन आप जो है ना अपॉइंटमेंट करते हो डॉक्टर का। इसी तरीके से सेहत कहानी, मरहम, ये वो सर्विसेज हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्स हैं कि जिसको आप खोलोगे तो आपको रेफर वो बताएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पेड्स का डॉक्टर ढूंढना है, पेड्स का मतलब बच्चों का, पेडियाट्रिशियन कोई, या आपको किसी किस्म का जो है ना कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट ढूंढना है, ठीक है, तो वो जो भी आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ढूंढ रहे हो या डेंटिस्ट ढूंढ रहे हो, वो जो भी ढूंढ रहे हो तो आप उस ऐप पे लिखोगे, वो बता देगा, रेफर कर देगा कि कौन कौन से डॉक्टर्स कहाँ कहाँ बैठते हैं और उनकी रेटिंग साथ दी हुई होगी। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या फायदा होता है, इस इंफॉर्मेशन और रेटिंग्स होती है ना, जब बंदा फीडबैक देता है तो उससे आपको पता चलता है कितना अच्छा डॉक्टर है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा देते हो। तो ये हेल्थ सर्विसेज भी आज के दौर में ऑनलाइन मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इदारे हैं जैसे कि पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनका हॉस्पिटल भी है, पिम्स का पूरा हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो ये सर्विस भी देता है टेली हेल्थ सर्विस, मतलब आप फोन पे राब्ता करें, आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आधे मसले तो फोन के जरिए हल हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज के लिए आपको आना पड़े, विजिट करना पड़े किसी हॉस्पिटल। तो टेली, या फिर अगर विजिट कर भी रहे हो तो पहले से पता हो पहले चक्कर में क्या क्या साथ लेके आना है, क्या क्या टेस्ट करवा के आना है, ताकि डॉक्टर के फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपका मसला हल हो जाए। तो आप टेली हेल्थ सर्विसेज लेते हो, तो पिम्स ने टेली हेल्थ सर्विस लॉन्च की हुई है जो कि बहुत कारआमद है रिमोट एरियाज में, दूर दराज इलाके जो हैं जहां पर करीब अस्पताल नहीं है, उनको बहुत सारे 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है बड़े हॉस्पिटल आने के लिए, तो वो पहले इस तरह की कॉल करके इन सर्विसेज से राब्ता कर सकते हैं। और ये सर्विसेज बड़ी अकोमोडेटिंग होती है, यहाँ पर अगर अच्छे कॉल सेंटर एजेंट्स बिठाए हुए हैं तो वो अच्छा गाइड करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि अगर रिमोट एरियाज की बात करें तो वहां पर एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज में बात समझ नहीं आएगी, तो आसान तरीकों से बताएंगे, वो तस्वीरें भेजेंगे कि आपने कौन कौन से टेस्ट करा के पहुंचना है अगर हॉस्पिटल बनाना है तो, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर के अंदर भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन का बड़ा जो है ना अमल दखल इस्तेमाल है। ई गवर्नेंस, एक्चुअली गवर्नेंस लिख देता हूं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे अब ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बन जाता है। SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इदारा है जिसमें कोई बिजनेस अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करता है, हुकूमत का वो इदारा है SECP कि जिसमें आप अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करते हो, तो वो उस इदारे में अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जाके उनके ऑफिस नहीं जाने की जरूरत है, इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है कि आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी, अपनी तस्वीर अपलोड करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का फिर वो बैंक आपके बैंक के मैनेजर का लेटर उसके अंदर शायद चाहिए होगा, आपके जो पार्टनर्स है या शेयर होल्डर्स हैं उनका एक ड्राफ्ट होगा लेटर, उनकी मीटिंग का ड्राफ्ट होगा, उसके ऊपर सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर वो अपलोड करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी किस्म के और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो आप अपलोड करोगे, वो स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर कर देंगे कंपनी के तौर पे, ये ऑनलाइन हो जाता है आपका, ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। एफबीआर कौन सा इदारा है हमारा, टैक्स कलेक्ट करने का इदारा, तो उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज दी हुई है कि अब आप एफबीआर के ऑफिस नहीं जाओ लेके अपने सारे अकाउंटिंग के सारे थद्दे लेके जा रहे हो टैक्स रिटर्न जमा कराने, ऐसा मत करो, आप उनकी ऑनलाइन सर्विस है उसके ऊपर अपलोड कर दो अपना पूरा टैक्स की जितनी कैलकुलेशन है उस सर्विस को यूज करते हुए। वो एक आईरेस के नाम से सर्विस है, IRIS, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट के जरिए, मतलब इंटरनेट जब बोलूं तो इंटरनेट किसमें आता है, टेलीकम्युनिकेशन में, ये भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ई सिटीजन पोर्टल एक पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, प्रोवाइडेड है कि आपके अगर आपको किसी किस्म की कंप्लेंट्स वगैरह हो तो आप ई सिटीजन पोर्टल पे वो कंप्लेंट्स डालें, दर्ज करें, तो वो कंप्लेंट्स आपकी हल होती है। मसलन मैंने अभी रिसेंटली कोई केस पढ़ा था कि सिटीजन पोर्टल पे एक बंदे ने कंप्लेंट डाली हुई थी एक शू स्टोर की, कि वो शू स्टोर जो है वो थैली बेच रहा है 30 रुपए में, तो एक्सेसिव चार्ज कर रहे हैं। सो उसने जब सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट डाली तो सिटीजन पोर्टल ने राब्ता किया उस शू स्टोर को
और आपसे का रिप्लाई नहीं आया तो उस स्टोर के ऊपर केस बना दिया गया कि अब उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सही है कि आप इतना एक्सेसिव क्यों चार्ज कर रहे हो। तो ऐसा भी होता है। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा, नेशनल डेटाबेस, ये हो गया नाद, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। आपकी पूरी कौम के डेटाबेस को रजिस्टर किया हुआ है नादरा में, सारी जितनी आइडेंटिफिकेशन है बे फॉर्म से लेकर एनआईसी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है वो हो गया, या आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ नादरा के जरिए बनते हैं। और नादरा अपनी बहुत सारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन देता है। इसी तरह पासपोर्ट ऑफिस है आपका, वो ऑनलाइन आप उसके अंदर पेमेंट कर सकते हो। तो टोकन, बैंक का टोकन लेने की लंबी लंबी लाइनों से बचने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करके जाओ और फिर पासपोर्ट बनवा के आ जाओ। सो दीज सर्विसेज ये आपके ऑनलाइन के जरिए गवर्नमेंट को बहुत हेल्प हो गई है। गवर्नमेंट बहुत सारा काम अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। बीच में ऐसा हुआ था कि वंस गाड़ी का टैक्स पेड नहीं था किसी की, तो उन्होंने बताया कि टैक्स पेड नहीं था, ट्रैफिक पुलिस ने रोका और कहा आपका 3-4 साल का टैक्स पेड नहीं है। तो ऑन द स्पॉट वो चालान भी दे सकता था, चालान जमा कराता, तो अब चालान भी इलेक्ट्रॉनिकली जमा होते हैं जो पेनल्टी जमा करा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो सर्जेंट था उसने फैसिलिटी दी था कि आप चाहें तो अभी जमा करा दे टैक्स। तो उस बंदे ने मोबाइल निकाला, ऐप खोली और उसके जरिए टैक्स जमा करा दिया, खत्म, ऑन द स्पॉट वो 3-4 साल का टैक्स जमा हो गया। सो अगर ये नहीं हो पाता ऑनलाइन तो उसको फाइन पे करना पड़ता, फिर जाके टैक्स जमा कराना पड़ता और फिर वो टैक्स जमा कराने के लिए भी पूरा चक्कर लगता, राइट। ये सब कुछ कितना क्विक हो गया मोबाइल ऐप के जरिए। सही। ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारी ट्रेड के अंदर, तिजारत के अंदर, कॉमर्स का मतलब भी तिजारत ही होता है। हमारी जितनी तिजारत है, खरीदो फरोख्त है, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है आज के दिन इंटरनेट का या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। क्या हम दुकानों पे बैठते कॉल नहीं करनी होती, हमें करनी होती। क्या कुछ ऑर्डर देना होता है, कॉल नहीं करते, करते ईमेल्स करते हैं, कोई कंप्लेन होती है तो, ठीक है। ऑनलाइन एप्स बनी होती है, इस पर ऑर्डर करते हैं, दराज, अली एक्सप्रेस, अमेजॉन, ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना जहां पर आप ऑर्डर दिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं सब, ठीक है। फिर एक मिसाल है, अच्छी मिसाल है, कराची पोर्ट ट्रस्ट। कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट क्या होता है, जहां पर जो है पानी के जहाज आके रुकते हैं, जिनके ऊपर माल डाल के भेजा जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, या फिर उनके जरिए पानी की जहाज के जरिए माल आता है, आपके दरामद होता है, मतलब इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी जरूरत होती है। पहले क्या होता था कि जो आपका माल आ रहा है वो किसी पर्चे पे लिखा हुआ है, उसके प्रिंट निकाले, साइन, इससे साइन कराए, उससे साइन कराए, पता नहीं बहुत सारे पर्चे साथ अटैच हो जाते हैं। अब क्या है, वो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो सारा माल ट्रैक हो जाता है इजीली ऑनलाइन, ठीक है। क्या माल आ रहा है, उस माल का HS कोड क्या है, क्या वो किसी किस्म का फिनिश गुड्स आ रहे हैं, या वो कोई स्क्रैप मटेरियल आ रहा है, क्या वो किसी किस्म का लिक्विड प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट, वो सारी डिटेल्स होती है, ठीक है। तो ये KPT का तमाम काम जो है ना, ज्यादातर काम अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो जाता है। फिजिकली बस क्या होता है, वो आके कंटेनर खुलवा के इंस्पेक्शन करते हैं कि जो माल लिखा हुआ है सारा हमारा डाटा में, जो आपने बताया सारा जो माल है वही मौजूद है कि नहीं। पता चला आपने कोई बहुत ही लो वैल्यू आइटम बताया कि मौजूद है, और जब कंटेनर खोला तो उसमें तो लग्जरी कार्स निकल रही हैं। आपने लिखा कि आयरन आ रहा है, लोहा आ रहा है, खोले तो वो तो पूरी गाड़ी आ रही है। तो लोहे की कैटेगरी में आप हमें ड्यूटी क्यों पे कर रहे हैं? आप तो ऐसे ड्यूटी पे कर रहे हैं जैसे कि कोई रॉ मटेरियल हो। ये रॉ मटेरियल आयरन और नहीं आ रहा है, ये पूरी बनी हुई गाड़ी आ रही है, आप इसका टैक्स देंगे, इसकी ड्यूटी अलग है। गवर्नमेंट भी ज्यादा ड्यूटी चार्ज करती है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो बनी बनाई आ रही है। जो क्रूड ले रहे हो या रॉ ले रहे हो, कच्चा माल ले रहे हो, तो गवर्नमेंट की उसके ऊपर ड्यूटी कम होती है, क्योंकि उसमें यहां पर लोगों को जॉब्स मिलेंगी ना, कि वो कच्चा माल आ रहा है, यहां फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे बन के निकलेगा। तो ऐसे में इसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी होगी, लेकिन कम होगी। लेकिन वो बनी बनाई गाड़ियां आ रही है तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम्स इन टेलीकम्युनिकेशंस इन रिमोट एरियाज। दूर दराज देहातों में क्या मसाइल आते हैं टेलीकम्युनिकेशन को लेकर। एक तो ज्योग्राफिक बैरियर, ज्योग्राफी ऐसी है, टोपोग्राफी ऐसी है गिलगित बल्तिस्तान की, कि वहां पर इतनी ऊंचाइयों पे बहुत महंगा पड़ जाता है उन पोल्स को बनाना जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं।
तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक पॉइंट के बाद क्या कहा जाता है, अब मोबाइल फोन्स भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां वो टावर्स ही मौजूद नहीं है, और वो टावर्स वहां तक पहुंचाना एक बड़ी कॉस्ट होती है, और पहुंचा भी देते हैं अगर, तो वहां के यूजर बहुत ज्यादा होता है और टावर एक आती होता है, तो वो फिर भी वो इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती। और फिर मौसम चेंज हो तो मौसम के चेंज, बहुत सख्त हो जाए मौसम, बहुत सख्त सर्दियां हो जाए, तो उससे भी फिर सिग्नल डिसरप्ट होता है, खराब होता है। दो टावर्स हैं आपस में, एक दूसरे को सिग्नल्स भेज सकते हैं, ठीक है, ये बात को यहां जरा समझो, क्यों समझो, चलो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये सिग्नल्स के, ये टावर है पूरा पूरा, घरों के ऊपर भी लगे होते हैं, जिसके अंदर जो है ना ये बहुत सारे डिवाइसेस, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये लगे हुए होते हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, और ये दूसरा टावर है, ठीक है, ये दो टावर्स अपने आपस में सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी शहर से एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पहुंचाना है, तो टावर एक जगह लगाया, फिर दूसरी जगह लगाया, फिर तीसरी, ऐसे टावर हर थोड़े फासले के बाद कुछ टावर्स लगे होते हैं जो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, उसके बीच में जो भी यूजर्स हैं उनको वो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। क्लियर हो रही है? ये टावर्स आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? ये टावर्स अंडरग्राउंड केबल्स गुजर रही होती है, उससे कनेक्टेड होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए कनेक्टेड होता है, सही है। और इन टावर्स के आसपास जो भी लोग हैं, इसके रेडार में जो भी लोग आ रहे हैं, उन सबको इनकी सर्विसेज मिलती हैं टावर्स की। ये मैंने इंटरनेट का साइन बनाया फॉर एग्जांपल, सिग्नल्स का साइन बनाया, ये सिग्नल्स मिलते हैं उनको, क्लियर है, जहां जहां टावर अवेलेबल है। तो रिमोट एरियाज में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी टोपोग्राफी ऐसी, एक तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह का मौजूद नहीं है, और फिर अगर वहां बना भी दे तो मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान इस तरह के इलाकों में से आता है कि जहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को देना। इसी तरीके से बलूचिस्तान, वो रेगिस्तानी सा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, वो बहुत बड़े एरिया में बीच बीच में कहीं ना कहीं आबादी है, तो बीच बीच में कहीं कहीं आबादी होने की वजह से, या तो आबादी सारी एक तरफ आ जाए तो वहां इंटरनेट और सारी फैसिलिटीज दे दे, बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में आबादी होने की वजह से जो है बहुत ही बड़े एरिया को कवर करना पड़ेगा आपको इन टावर्स के जरिए। तो उसकी वजह से, और हैं वो टावर्स मौजूद हैं, बहुत जहां रिहाइश होती है वहां ये टावर्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर और बहुत अच्छा इंटरनेट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और अगर खराब हो जाए, टावर के अंदर कोई मसला आ जाए, तो बंद भी हो जाएगा नेट, या फोन भी नहीं कर पाओगे, सिग्नल्स भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका अल्टरनेट आपस में आसपास कोई टावर दूसरा है नहीं। यहाँ तो हम अर्बन एरियाज में, मतलब शहर के इलाकों में, तो हर छत, हर इलाके की 10-10, 20-20 छतें ऐसी होती है जहां पर टेलीफोन की लाइनों के टावर्स, इंटरनेट के टावर्स मौजूद होते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई अगर डेटा डाउन भी होता है तो हमें फिर भी वीक सिग्नल्स आते हैं, लेकिन आते तो हैं। लेकिन रिमोट एरियाज में मसला है टेलीकम्युनिकेशन का, कि अगर कोई भी एक बीच में कम्युनिकेशन का कोई भी हार्डवेयर बैठ गया तो वो कम्युनिकेशन रुक जाती है। रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। हमारे रिमोट एरियाज के अंदर टोटल जो देहात वगैरह सबको मिला लो, तो शहरों में तो 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। रिमोट एरियाज में 78%, लाइक आप समझ लो 30% कनेक्टिविटी नहीं मौजूद, 22% नहीं मौजूद, कि उन तक इंटरनेट की रसाई ही नहीं है, ठीक है। और जो इंटरनेट मौजूद है भी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो मौजूद है भी, वो भी फाइबर ऑप्टिक नेचर का नहीं है, फाइबर ऑप्टिक केबल वाला इंटरनेट नहीं है, बहुत हाई स्पीड वाला नहीं है, वो लो स्पीड वाला इंटरनेट है, ठीक है। जबकि अर्बन एरियाज में, सिटीज में हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होता है। तो हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा ये, आप कुछ पढ़ रहे हो तो वीडियोस फौरन स्ट्रीम हो जाएंगी, खेल रहे हो तो गेम्स फौरन डाउनलोड हो जाएंगे, खेल सकते हो अगर ऑनलाइन खेल रहे हो तो। इसी तरीके से कोई काम कर रहे हो ऑनलाइन तो नेट तेज चलेगा, तो तेज आपका काम होगा, तो कॉमर्स आपकी अच्छी कहाँ हो सकती है? शहरों में, क्योंकि यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक ज्यादा मौजूद है। रिमोट एरियाज में, मतलब गांव देहात में तो फाइबर ऑप्टिक का नामो निशान भी नहीं है, 10% से भी कम है, सही है। और पाकिस्तान के अंदर ज्यादा शहर मौजूद है, ज्यादा गांव देहात मौजूद है। बहरहाल आप पंजाब की अगर बात करो तो बहुत ज्यादा, बल्कि सिंध में भी बहुत ज्यादा गांव देहात मौजूद है। शहर हैं बड़े बड़े, लेकिन ज्यादातर आपको बड़े शहरों के अलावा सेमी, मतलब टाउन्स मिलेंगे, जो बिल्कुल देहात और शहर के दरमियान की कोई चीज होती है, जहां कंप्लीट गांव वाला हिसाब भी नहीं है और कंप्लीट शहरों वाली फैसिलिटीज भी नहीं है। तो ज्यादातर तो टाउन्स और विलेजेस है। तो फिर वो
फिर भी वहां पर नेट अच्छा ना होने की वजह से ही तो, इन वजूहात की बिना पर बिजली सही नहीं है, अगर वहाँ इंटरनेट सही नहीं है, टेलीफोन लाइंस अच्छे तरीके से डाटा ट्रांसफर रेट नहीं देती, तो इसी वजह से ज्यादातर आपकी तिजारत जो है वो शहरों में वहां होती है जहां पर इन तमाम फैसिलिटीज की मौजूदगी है। इसीलिए लोग रूरल एरियाज से, मतलब रिमोट एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। क्या कहते हैं? रूरल टू अर्बन। अर्बन मतलब शहरी इलाके, रूरल मतलब देहाती। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं लोग इसी वजह से कि सारी फैसिलिटीज आपको शहर में मैसर है, तो खुल के काम होता है शहर में। लेकिन जब शहर में खुल के काम होता है तो शहर की लिविंग कॉस्ट भी ज्यादा है। देहातों में अगर आप 10,000 रुपए किराए या 20-25,000 रुपए किराए पे तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें मिल जाएंगी जहां पर एग्रीकल्चर कर सकते हो। शहर में एक छोटा सा मकान मिल जाएगा मुश्किल से रहने के लिए, इतने रुपए में, आज की डेट में। समझ आ रही? पावर शॉर्टेजेस होती है गांव देहात में, तो टेलीकम्युनिकेशन भी जाहिर है फिर बंद हो जाता है। बहुत सारे जो हमारी टावर्स हैं, टेलीफोन के टावर्स हैं, चलते तो बिजली से ही है ना ये। पावर जो बिजली चली जाए तो बैकअप बैटरी के ऊपर चलेंगे, यूपीएस पे चलेंगे, लेकिन यूपीएस भी बंद हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो वो टावर खत्म, बंद हो गया, अब वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगा। क्लियर हो रही है? तो पावर आउटेजेस बहुत होती है वहां रिमोट एरियाज में। सिक्योरिटी कंसर्न्स, फिर बहुत सारे जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, खैर ये रिमोट एरियाज की बात करते करते सिक्योरिटी कंसर्न्स को यहाँ पर ले आया, लेकिन ये इस सिक्योरिटी कंसर्न्स का ताल्लुक सिर्फ देहात से नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। एक तो होते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स कि कोई टेररिस्ट आके अटैक ना कर दे, हमारे बड़े बड़े ऑफिस जला दिए, फाड़ दिए, जिससे सारा डाटा ट्रांसफर होता था, वो तो सिक्योरिटी कंसर्न है ही। लेकिन एक होता है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, साइबर अटैक्स होते हैं, मतलब हैकिंग वगैरह हो जाती है डाटा की, तो उसके रिमोट एरिया से ताल्लुक नहीं होते, शहरों में भी हो सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद हैं। हमारा पाकिस्तान की जो एक इदारा है टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और एक इदारा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2022 में 30 लाख साइबर अटैक्स हुए थे, 30 लाख हैकिंग की अटेम्प्ट हुई थी। उसमें से कितनी अटेम्प्ट तो बैंक्स के ऊपर होती हैं, और बैंक्स के डाटा को हैक कर लेते हैं अगर, तो बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है ना इधर से उधर हो जाती हैं। सही, तो ये साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद है हमारे मुल्क में। तो जितने कम होंगे उतना ही हम अच्छी हमारी कॉमर्स हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, पैसा आया, कोई हैकिंग हो गई, पैसा सारा चला गया। या बहुत मेहनत की, बहुत सालों से काम करो, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके बन गए, वो क्लाइंट्स का डाटा आपने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ था, किसी ने हैक किया और डाटा ले लिया सारा, और वो क्लाइंट्स को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके तो कस्टमर्स किसी और ने ले लिए ना। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक ये रिमोट एरिया वाली हेडिंग से नहीं हो, तो हमारे कहीं भी हो सकता है मुल्क में। अफोर्डेबिलिटी इश्यूज, 90% इंटरनेट जो है ना, हमारा टोटल इंटरनेट जो है उसका 90%, सॉरी मैंने अभी थोड़ी पहले कहा था अर्बन एरियाज में 100% है, लेकिन इस डाटा के मुताबिक अगर अर्बन एरियाज इतना है तो उसमें से सिर्फ इतना हिस्सा, इतना टुकड़ा ऐसा है कि जहां पर इंटरनेट नहीं है, बाकी सब में इंटरनेट मौजूद है। ठीक है, सिर्फ 10% एरिया अर्बन मतलब सिटीज वगैरह का ऐसा है, 10% से भी कम जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं है। जबकि रूरल एरियाज में जो मैंने ऊपर 78% कहा था ना, उसको मैं वहां से 78%, ओके आई अंडरस्टैंड नाउ। देखो इंटरनेट अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है 4G 3G सर्विसेज मोबाइल्स के जरिए आपकी, ठीक है, एक होता है ब्रॉडबैंड, आपके घर पे तार आ रहा है इंटरनेट का, उस तार के जरिए जो है आप इंटरनेट चला रहे हो, सही है, ब्रॉडबैंड है। तो ब्रॉडबैंड जो है ना 78% ब्रॉडबैंड है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जितना इंटरनेट है उसमें से 78% ब्रॉडबैंड है। पहले तो रूरल एरियाज में नेट है कितना, 50%,
50% नहीं है, बस 50% इंटरनेट है। 50% देहातों में इंटरनेट है, और वो इंटरनेट 78% कौन सा है? ब्रॉडबैंड है। बहुत ही कम है, लेस देन 10% उसमें फाइबर ऑप्टिक होगा उसमें। तो ये 50% में तो नेट है ही नहीं, और जहां पर है तो उसमें फाइबर ऑप्टिक बहुत कम है, 10% से भी कम है। ठीक है, कैसे है? बाकी फाइबर ऑप्टिक भी घर तक केबल आती है, लेकिन वो फाइबर ऑप्टिक केबल आती है आपकी इंटरनेट, वो बहुत तेज होता है इंटरनेट। इनके वहां क्या है, नॉर्मल लैंड की तारे घर पे आ तो आ रही है, या तो फिर मोबाइल की सर्विसेज जो इंटरनेट सर्विसेज है वो है, और वो भी हर जगह नहीं है, 50% एरियाज में तो है ही नहीं। क्लियर है? आज के दौर की लग्जरी नहीं है, नीड है इंटरनेट। पाकिस्तान इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी में दुनिया में 113वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान का नेट, इसका इंटरनेट, इसका मतलब एक्सपेंसिव हुआ। अगर हम दुनिया में 113वें नंबर पे आते हैं किस बात पे? इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी में, कि जो आपका इंटरनेट की कॉस्ट है वो कितनी अफोर्डेबल है। दुनिया के 112 ममालिक हैं हमसे बेहतर है, जो जहां पर हमसे चीपर इंटरनेट है। सही है, हम एक्सपेंसिव वालों में आते हैं जहां पर इंटरनेट एक्सपेंसिव है, तो इसलिए सबके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है इंटरनेट को लेकर। और 78% मैंने अभी कहा, अगेन मैं इस चीज के अंदर टेक्निकल डेप्थ नहीं रखता, तो मैं इसलिए मुझे नहीं पता था। ब्रॉडबैंड जो है, मैंने अभी लफ्ज यूज किया ना, जो ब्रॉडबैंड मोबाइल वाला इंटरनेट होता है, मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क वाला जो होता है ना, वो ब्रॉडबैंड होता है, शायद ये होता है ब्रॉडबैंड। इसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे कभी कोई टर्मिनोलॉजी आ जाए मैं सही नहीं समझा पा रहा हूं तो उसको सर्च भी कर लेने का। तो मोबाइल नेटवर्क क्या, मोबाइल इंटरनेट जो हमें मिलता है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है। तो वो आपको पता है जो घर पे तारे आ रही होती है उससे बेहतर तो नहीं होता। इससे ज्यादा बेहतर फिर कौन सा है? जो घर तक लैन की वायर्स आ रही है, और घर तक लैन की वायर्स आ रही है उसमें भी और बेहतर कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक वाला। इवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इन पाकिस्तान डेवलपमेंट। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में टेलीकॉम का रोल जो है, टेलीकॉम का क्या किरदार है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर? टेलीकॉम का क्या किरदार है? पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके अंदर बहुत टेलीकॉम सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? हमारी टोटल जीडीपी जो है तकरीबन 350 बिलियन डॉलर्स, इस जीडीपी का 2%, ठीक है, तकरीबन कितना बनता है? 7 बिलियन डॉलर्स। तकरीबन 7 बिलियन डॉलर्स जो है ना, वो हमारा टेलीकॉम से ड्रिवन है। टेलीकम्युनिकेशन से हमारा जो है ना जीडीपी का 2% हिस्सा बनता है। हमारा टेलीकॉम जो है वो हमारी टोटल जीडीपी, टोटल हमारे मुल्क की जितनी कमाई है ना, ये टोटल हमारे मुल्क ने पूरे साल जितना प्रोड्यूस किया, जितनी वैल्यू का आइटम प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसमें से 2% टेलीकॉम के जरिए प्रोड्यूस हुए। ठीक है, इसी तरह से ये तो जीडीपी की बात हो गई। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो कि हमारे मुल्क की 2023 की अगर मैं बात करूं तो वो 27 बिलियन डॉलर्स थी। तो उस एक्सपोर्ट्स के अंदर से तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से मिला, उसकी बदौलत ये वाली एक्सपोर्ट्स हुई। जाहिर है टेलीकॉम सेक्टर ने सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं की, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट में मदद करता तो हम 3 बिलियन डॉलर ही गिनते ना, ऊपर 7 बिलियन डॉलर के इस खाते में, वो 7 बिलियन डॉलर में वो एक्सपोर्ट्स प्लस लोकल सब शामिल है। एक्सपोर्ट्स भी शामिल है और लोकल वाला भी शामिल है ना। मुल्क के अंदर भी तो कितनी टेलीकॉम सर्विसेज शेयर हुई हैं, कितनी कॉलें हुई हैं, कितना इंटरनेट चला है। सही है, तो वो सारा मिला के 7 बिलियन है, एक्सपोर्ट्स प्लस लोकल, जिसमें से सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही 3 बिलियन डॉलर तक की थी टेलीकॉम सेक्टर। तो इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है आपका टेलीकम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स बहुत क्रिएट करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में शायद कह लो, क्योंकि इनडायरेक्ट तो तकरीबन सारे ही बिजनेसेस कनेक्टेड है ना टेलीकॉम से। आज के दौर में सभी बिजनेसेस फोन का इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इनडायरेक्टली तो हर टोटल जितना पूरे मुल्क का बिजनेस है, पूरे मुल्क के बिजनेस तमाम, उसमें तमाम जॉब, सबको ही जो है ना एम्प्लॉय, सबको ही सपोर्ट करता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन।
टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, हमारी जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, जो टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जो इतने सारे फिजिकल लोकेशंस पे बिजनेसेस थे या जितने भी फिजिकल लोकेशंस पे इदारे थे वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं या डिजिटल सर्विसेज भी फराहम कर रहे हो, किसकी बदौलत है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की बदौलत। क्लियर? चैलेंजेस दैट नीड एड्रेसिंग, गवर्नमेंट को चाहिए कि आज के चैलेंजेस को देखते हुए कि इंटरनेट स्पीड की तरफ मोड़ जाए, 5G टेक्नोलॉजी दुनिया में अगर अडॉप्ट की जा रही है तो हम भी फास्टर तरीके से करें, जितना ज्यादा हम फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट एक्सपेंड कर सकते हैं करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके देहात के लोगों को शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, शहरों के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा, देहातों में ही चीजें मैसर फैसिलिटीज हो जाएंगी, जिसमें से सबसे बड़ी फैसिलिटी इंटरनेट है, क्योंकि आप देहात के लोगों को मोबिलाइज कर दोगे, इनेबल कर दोगे कि वो इंटरनेट को यूज करके तालीम हासिल कर सके, कोई स्किल्स सीख सके और फिर उन स्किल्स को यूज करके कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सके अपनी, तो ओवरऑल मुल्क का फायदा है इसमें, राइट? आपको क्या देना है? बिजली देना है, इंटरनेट देना है, हार्डवेयर वो खुद खरीद लेंगे यार, ठीक है? इसी तरह गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आईटी पार्क्स बना सकती है अलग अलग जगह पर, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आईटी पार्क्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो आईटी पार्क्स बना दे कि जहां पर इंटरनेट बंद ना हो, बिजली बंद ना हो, ऐसे एरियाज पूरे बने हुए हो, वहां पर लोग आकर अपने सॉफ्टवेयर के या कॉल सेंटर्स के बिजनेसेस सेटअप करें। गवर्नमेंट एनर्जी इंश्योर कर सकती है कि एनर्जी का शॉर्टफॉल ना हो मुल्क में, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे जो अगर टेलीकॉम के बिजनेसेस जा रहे हैं तो उनको रिलीफ दे गवर्नमेंट, कि जो जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से ऑल्टरनेट सोर्स पे जा रहा है, मतलब सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम उनको टैक्स रिलीफ दे रहे हैं किसी किस्म का। हालांकि आज हमारे मुल्क के अंदर पोजीशन ये है कि इंटरनेशनल इदारे जिनसे हमने लोन्स ली हुई है वो हमें इस चीज के ऊपर मतलब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑल्टरनेट सोर्सेज पे क्यों जा रहे हैं इतना तेजी से, बिकॉज हमारा इतना मुल्क के तेजी से अवाम अगर ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे जा रही है, वो पता है कौन सी वाली है? जो बिल पे करती है, जो बिजली के बिल पे करते हैं, उनको महंगा लग रहा है, जब भी वो सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर कौन रह जाएंगे? सिर्फ जो नहीं पे करते, चोरी चकारी वाले। तो इससे तो पूरा हमारा एनर्जी सेक्टर जो है कितना बैठ जाएगा। एनर्जी सेक्टर हमारा पूरा जो हमें पूरे मुल्क में बिजली फराहम करता है, अगर वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया तो फिर गवर्नमेंट को उनको भी पालने का, गवर्नमेंट के ऊपर तो फिर बर्डन पे बर्डन बढ़ता जाएगा ना, ठीक है? बहरहाल अभी वो इकोनॉमिक्स के डिस्कशंस है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट को इंश्योर ये करना है कि पावर आउटेजेस ना हो, बिजली ना जाए, इंटरनेट आउटेज ना हो मतलब इंटरनेट ना जाए, पावर आउटेज ना हो मतलब बिजली ना जाए, सही? गवर्नमेंट टेलीकॉम को लेकर ये इंश्योर करे कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटीज के लॉ बनाए हुए हैं, उसूल बनाए हुए हैं कि कोई किसी का डाटा हैक ना करे, और बहुत स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लगी हुई है उस पर, और गवर्नमेंट इंश्योर करे कि नेशनल सिक्योरिटी जैसे होती है ना हमारी बॉर्डर की होती है, नेशनल सिक्योरिटी कैसे कहते हैं? जो बॉर्डर पे सारी वो खड़ी हुई है हमारी आर्मी वगैरह, तो वैसे ही हमारी डाटा सिक्योरिटी भी चाहिए, मुल्क का जो डाटाबेस है उसको भी तो सिक्योर करना है, तो उसके लिए भी जो आर्मी तो नहीं लग रही, लेकिन जो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो डाटा को सिक्योर कर सकते हो तो उतना सिक्योर करो, ठीक है? आप बहुत सारी फायरवॉल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो कि जिसके जरिए कोई हैकर पेनिट्रेट ना कर पाए आपके डाटा में, ठीक है? तो आप जब वो करोगे तब जाके आपका डाटा साइबर सिक्योर होगा, जब साइबर सिक्योर होगा आपका डाटा तो आपके बैंक्स पे साइबर अटैक्स नहीं होंगे, आपका पैसा मुल्क से हैकिंग के जरिए बाहर नहीं चला जाएगा, आपका डाटा, आपके क्लाइंट्स जो भी सारे आपके मुल्क की इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट नहीं हो जाएगी, विच इज गुड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट और आज के दौर में क्या सपोर्ट कर सकती है? इक्वालिटी क्रिएट कर सकती है, मेल फीमेल वाली इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, रूरल अर्बन इक्वालिटी। आज के दौर में देयर इज अ रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान एक डिवीजन है टेलीकॉम को लेकर, मतलब ज्यादा अर्बन एरियाज की तरफ मौजूद है, रूरल में नहीं है टेलीकॉम फैसिलिटीज इतनी अच्छी, तो फिर इससे क्या नुकसान होता है? इससे ये नुकसान होता है कि रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज की तरफ चले गए, माइग्रेट कर गए, अब अर्बन एरियाज में रहने की जगह नहीं हुई, रूरल एरिया से यहाँ गए,
अर्बन एरियाज में जॉब्स अब उनको नहीं मिल रही, रहने की जगह नहीं मिल रही, तो ये रोडों पे कैंप लगा के सो रहे हैं या इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, कहीं पे कोई बंद जगह है वहां पर रह लिए। तो फिर अब शहरों में क्राइम भी बढ़ता है, उनके पास कमाई की जरा नहीं, कहां से खाएंगे पिएंगे। गांव से तो बड़े वादे करके निकले ना, कर्ज वर्ज लेके निकले, कर्ज भी तो अदा करना है, क्या करेंगे, क्राइम्स करेंगे, चोरियां करेंगे। सही है जी। तो फैसिलिटीज रूरल एरियाज में अगर नहीं मिलेंगी तो जाहिर है वो कमाई के लिए अर्बन एरियाज में शिफ्ट होंगे। तो रूरल एरियाज में फैसिलिटीज जो मिलनी है उनमें से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है आपका इंटरनेट, टेलीफोन की लाइन है, उनके सिग्नल्स, इसके अलावा बिजली वगैरह तो है ही जो होनी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी है, लेकिन अभी हम टेलीकम्युनिकेशन का पढ़े तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। अगर ये होगा तो ये डिवीजन कम हो जाएगा, फिर जो जाए वो वहीं रहेगा। गवर्नमेंट शुड वर्क विद प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है अगर, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर सकती है उससे किस लिए, टू रिड्यूस डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। डिजिटल का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी के जरिए जो काम होते हैं तमाम, तो अर्बन एरियाज में ज्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में कम होते हैं, तो वो ये डिवीजन खत्म हो। ठीक है, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी और मिसालें भी आ सकती हैं। आप अपना जो है ना द फार्म अगर सोचोगे तो उसी से बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं कि इंटरनेट के जरिए कितना पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन, आप आज के दिन मोबाइल फोन के जरिए घर तक अपने बुलवा लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन, सीट्स रिजर्व करा लेते हो कहीं पे। ठीक है, हाउसिंग, कहीं पे आपको अगर टूरिज्म के लिए जाना हो तो होटल्स वगैरह बुक करा लेते हो। सही, इसी तरीके से घर की अपने जहां पर आप रहते हो उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, प्लम्बर की, कारपेंटर की, वो इस तरह के एप्स बनी हुए जहां पर जाके आप जो है ना किसी को अप्लाई करो तो वो आ सकते हैं घर पे। एजुकेशन आपकी इंटरनेट के जरिए, फूड डिलीवरीज और बहुत सारी आप इंटरनेट के जरिए करवा सकते हो। एपरल्स, कपड़े वगैरह, आप ये सब भी सही है ना, सब ऑर्डर कर सकते हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कहीं पर जाना है, कहीं बुकिंग करानी है, वो सब, फार्म हाउस बुक कराना है वो बुक करा सकते हो। मेडिकल फैसिलिटीज, अब मैं बताएं टेली हेल्थ, पहले तो फोन पे ही राब्ता करके मालूम कर लिया, बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। फिर अक्सर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट्स देते हैं डॉक्टर्स, तो उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में क्या होता है, वो कैमरे के सामने आप आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं। तो अगर आप इनफैक्ट फिजिकली ऐसे भी चेक करते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पर आपको कोई जख्म लग गया, आप डॉक्टर को मायना कर रहे हो, तो डॉक्टर कहता है आप करीब जख्म की तरफ कैमरा लेके, आप कैमरा लेके जाते हैं, डॉक्टर बताता है ओके फाइन, ये लगा कैसे था, आप बता दो कि खेल रहा था, गिर गया, रगड़ लग गई, तो डॉक्टर बताते हैं, दवाइयाँ बताता है आपको कि ये दवाइयाँ नोटिस कर लें आप लोग, आप अपने पास, वो आप नोट करते हैं और वो दवाइयाँ लेके आते हो, बताते हैं इतने इतने वक्त से ले लो, खत्म, जाने की जरूरत ही नहीं। बहरहाल ये यूनिट आपका पूरा यूनिट 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी मुकम्मल हो गया।